ठीक है बच्चों? अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ये अपना रिवीजन चल रहा है ना, ये अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा। ठीक है, ये अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा आज का, जिसमें हम ये वाला कवर करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोई हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आई सबको? ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, जो हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं उसके पीवाईक्यूज तुमसे हो पाए। ठीक है, चलिए कुछ मैं करवाती हूँ क्लास में, आप लोगों को पता ही है, और होमवर्क में मिलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आप लोग मुझसे पूछो कि मैम ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, तो मैं कहूंगी हाँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि लीस्ट प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स पे मैं चल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जो मैं आपको कब कराऊंगी? कल। कल सैटरडे है ना, कल हमारी क्लास 2 लगेगी, तो मैं तब कराऊंगी आपको क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। चांसेस इसलिए कम रहते हैं बेटा इन टॉपिक से, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है ना वो फिजिक्स में भी है, तो एग्जामिनर उसको क्या करता है, फिजिक्स में पूछ लेता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और न्यूमेरिकल, और अगर क्वांटम नंबर से आया क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल आएगा, थ्योरेटिकल आएगा। अगर उसके अलावा किसी और टॉपिक से आया तो चांसेस है कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे। तो बच्चों आपके सामने 1 2 3 3 क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से मेरे को करके दिखाओ, ताकि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर पाए। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन लिथियम 2+ आयन इज। सोल्व करना है ये तुम लोगों को क्वेश्चन। आज इतने कम क्यों है? वैसे तो 50 स्ट्रेंथ रहती है, आज सिर्फ 24 स्टूडेंट्स हैं। ओके, दक्ष हो गया आपका? गुड इवनिंग बेटा। हाँ दक्ष, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है दक्ष? डी आ रहा है क्या? सुहानी तुम्हारा? मैम मेरा सी आ रहा है, 3h/2 पाई। ओके, ज्योति? मैम मेरे को भी डी लग रहा है। डी लग रहा है। देखना एक बार आपको एंगुलर मोमेंटम, पहले तो ये बताओ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई यस मैम। होता है ना। और उसने बात क्या कर रखी है, चेंज निकालना आपको एंगुलर मोमेंटम का। कब? जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है थर्ड लाइन। ठीक है, ट्रांजिशन कर रहा है कहां से? when electron makes a transition corresponding to the third line of Balmer series, यानी कि n1 क्या होता है बच्चों बाल्मर सीरीज का, जल्दी बताओ। 2। 2 होता है। एंड n2 क्या होता है? गुड इवनिंग एवरीवन, थोड़ा टाइम 5 होगा थर्ड लाइन के लिए। 5 होगा पक्का? चलिए, तो चेंज ऐसी तो निकालते हैं पहले। अगर मान लो n2 तुम्हारा 5 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? सपोज मान लो इसको हम फाइनल मान लेते हैं 5h/2 पाई, है ना। और इनिशियल क्या आ जाएगा बताओ? 2h/2 पाई, यानी कि h/पाई। चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल चेंज तो ऐसे निकालते हो, है ना। तो निकाल दो 5h/2 पाई डिवाइड बाय h/पाई, या इसको ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों तुम्हारा सी आ जाएगा बच्चों। 3h/2 पाई इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। क्या गलती कर रहे यस मैम। थे वो जो दूसरा आंसर बोल रहे थे, वो क्या मिस्टेक कर रहा था, प्लीज देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन के ये चैप्टर किसी काम का नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो नहीं है बेटा फायदा, है ना। आपको नए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नीट में तो इजी है बहुत, पीवाईक्यूज बहुत इजी है, लेकिन उसके जैसे आपको और कैसे तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको वो भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो ये वाला करो। व्हाट ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस आयन शेल हैव सेम वेव नंबर, है ना। What transition in helium plus ion shall have the same wave number as the first line in Balmer series of H atom?
बेटा जो बच्चे लेट आ रहे हैं ट्राई करा करो, जल्दी आया करो, है ना, फिर निकल जाता है तुम लोगों का। 60 का हो गया है इतनी जल्दी, क्या बात है। हाँ बताओ कैसे किया, अप्रोच तो बता दो बच्चों। मैम E3 माइनस E2 करके। E3 माइनस E2 करके क्या आएगा उससे? मैम फोर्थ। बेटा फोर्थ कैसे आएगा, हीलियम और हाइड्रोजन अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर थोड़ी ना सेम है, तो एक फॉर्मूले को कैसे लगा दोगे उसी में? बताओ, कोई और बताएगा? हाँ जी। मैम मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, हाँ बट लेकिन ये लगे। अप्रोच बता दो बेटा। मैम मुझे लग रहा है कि वेव नंबर 1 बाय में वेव नंबर 2 हमें करना है, तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 1/n1² माइनस 1/n2²। और हमें लाइन फर्स्ट दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही मैंने क्वेश्चन ना तुम लोगों को क्लास में भी कराया था जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी तुम लोगों को क्लास में। ठीक है, इधर देखो, आपको किसमें ट्रांजिशन निकालने है बेटा, हीलियम प्लस आयन में। वेव नंबर क्या होता है बताओ, RH इंटू जेड स्क्वायर। जेड क्या है बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम, 2 का स्क्वायर, है ना। 1/n² नहीं हमें पता बेटा, n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू मैम पता है, नहीं पता है। ठीक है, दिस इज μ/1। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ, सेम वेव नंबर है किसका, ये वाला, किसके सेम नंबर है, एज अ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का n1 क्या होता है बच्चों, लाइमन बाल्मर, और फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ हाँ के ना? यस मैम। तो करो, RH इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आटम है। ठीक है, फिर 1/n1² क्या है बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, n2² क्या है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो निकालो, इन दोनों को इक्वेट करो, RH से RH कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1/n1² माइनस 1 कर लो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, 1/4 माइनस 1/9 निकाल सकते हो क्या, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2² मेरे बच्चों। तो इसको 4 को नीचे ले जाओ, यानी कि 1/16 माइनस 1/36। तो देख लो अब क्या होगा, n1 तुम्हारा 4 हो जाएगा और n हो जाएगा 6 हो जाएगा, खत्म। तो यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, हीलियम प्लस में 6 to 4 हो रही है। तो थ्योरी नहीं पढ़ते हो इसका मतलब आप मैम की क्लास में जो कराती हैं अच्छे से करना है। बच्चे कितने बच्चे ज्वाइन कर गए, 32 33 स्टूडेंट्स, कम है बेटा, बहुत कम, 15 बच्चे कम है स्टिल क्लास में। ओके बच्चों, मैं आपको क्लास के लास्ट में गूगल फॉर्म दूंगी, उसको फिल करना, अदरवाइज आप लोगों की अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपके रैंक बूस्टर से है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तभी मैंने ये यहाँ डाल दिया। देखो कितने बच्चे सोच पाते हैं। An energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electron from a neutral helium atom. ठीक है, समझ आई कि 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। आपको बताना है दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी। चलो बच्चों ट्राई करो। लक्ष्य भी नहीं आया ना आज, हर्षित नहीं आया, लक्ष्य नहीं आया, और तनिष्का ने तो बता दिया था मेरे को। बताओ बच्चों, कुछ सोच रहे हो? मैम कुछ एनर्जी का डबल हो जाएगा क्या? 24.6 का डबल कर रहे हो आप, तो कितना आ रहा आंसर? मैम 49.2। 49.2। क्योंकि ये अच्छा हमें तो 5 दे रखा है। तुमने ये कर दिया क्या, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना देंगे, देगा? यस मैम। बेटा एक बात बताओ,
एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसने निकाल दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया ना, एक के लिए तो निकाल रखा है उसने, आपको दूसरे एक के लिए निकालना है और प्लस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आप समझाओ। उसने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया है ना, अब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा है बेटा? हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब हीलियम में, एक मिनट सुनो, अगर हीलियम में इलेक्ट्रॉन एक पड़ा है मेरे बच्चों, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? हाइड्रोजन वाले की तरह करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन क्या निकालूंगे? देखो हीलियम की आयनाइजेशन सॉरी एनर्जी क्या होगी? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना तो इसको एन को तो हटा दो, यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब अगर नहीं दे रखा ऑर्बिट नंबर तो 1 लो। जेड कितना है बेटा हीलियम के लिए? हाइड्रोजन हीलियम यानी कि 4। मैम आपने माइनस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो ना, तो एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो ये निकाल लो, 13.6 इंटू 4 कितना होगा मेरे बच्चों? निकालो। 79.0 79 बताओ। 0 अरे इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है ये मैं बोल रही हूँ ना, 54.4 54. ठीक है मेरे बच्चों, अब एक इधर आओ। एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसने एनर्जी दे दी बेटा 24.6, दूसरे को निकालने के लिए कितनी लग रही है मेरे बच्चों? इसको सोल्व करना, कितना आएगा? इसको सोल्व करके आएगा तुम्हारा 79.0 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में क्या करोगे तुम लोग? नोट डाउन करोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नहीं लिख रखा है मेरे बच्चों। बच्चे जो बच्चे ज्वाइन किए हैं थोड़ा जल्दी आया करो, मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, ठीक है? तो डोंट लीव द क्लास, अदरवाइज अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तुम लोगों को। आगे चलें, आगे चलें बेटा, चलो। ये कुछ याद आ रहा है? ये कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. याद आ रहा है? अच्छा आ रहा है। तो बच्चे अब हमारा जो है टॉपिक का नेम है, डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर किसी ने फेयर नोट्स बनाए हुए हैं तो डोंट नीड टू राइट अगेन, ठीक है? और आपको अगर फॉर्मूला शीट भी बना रहे हो, कोमल नहीं आई ना आज, कोमल पांडे नहीं आई, अगर आप फॉर्मूला शीट बना रहे हो तो आपको फॉर्मूला मेंशन करना है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो मेरे बच्चों। बेटा देखो, आपके पास क्या है, कंसिडर करते हैं एक मेटेलिक सरफेस है। क्या है? एक मेटेलिक सरफेस है। अब मेटेलिक सरफेस है, कोई भी मेटल हो सकता है ना, लिथियम, सोडियम, है ना, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे, है ना? आपने क्या किया, उस मेटेलिक सरफेस पे एनर्जी डाली, है ना, इंसिडेंट रेडिएशन डाली। उस कुछ इंसिडेंट रेडिएशन की कुछ अपनी वेवलेंथ होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? वेवलेंथ होगी, हाँ, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो बेटा आपको क्या करना है, अगर जो आप एनर्जी डाल रहे हो अगर उसमें ताकत है, सुनो ध्यान से, अगर जो आप एनर्जी रेडिएट करवा रहे हो, इंसिडेंट करवा रहे हो मेटेलिक सरफेस पे, अगर उसमें ताकत है कि वो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दे, तो ही आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटेलिक सरफेस से मेरे बच्चों इजेक्ट आउट होगा। जैसे आप वो बचपन में वी आर यूज्ड टू प्ले ना दिस गेम, ओ कंचे वाला, ठीक है, ऐसे वाला, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो जितनी तेज से वो मारेगा, है ना, जितनी तेज से वो मारेगा, एनर्जी जितनी लगाएगा उतना वो क्या होगा, उड़ता हुआ जाएगा ना, ठीक है? तो उससे कोरिलेट आप कर सकते हो, ठीक है? तो एक काम करो, अब डेफिनेशन पढ़ो मेरे बच्चों। डेफिनेशन ये कहती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक इट, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है मैम, ये तो हो गई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि बिना डेफिनेशन के आप फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो बच्चे ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एनर्जी जो कि प्रोटोन इज फोटोन, ठीक है, जो भी एनर्जी की रेडिएशन आप डाल रहे हो वो किसके बराबर होगी बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं बेटा। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? E-5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी,
अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ई क्या है बच्चों तुम्हारी, ई क्या है, इंसिडेंट एनर्जी लिखो। ई क्या है मेरे बच्चों, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। और फाई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होती है मैम, लिखो इसको, एन मिनिमम, मिनिमम एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस, ठीक है जी, समझे। जैसे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर मान लो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि जो न्यू होगी, जो न्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी, या मैं अगर इसको फ्रीक्वेंसी में लिखूं तो न्यू नोट होगी, बोलो। जैसे आप क्या लिखते हो, इधर आओ, इधर आओ। एच न्यू एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस एच न्यू नोट, ये तुम्हारी क्या है बच्चे, न्यू क्या है, न्यू क्या है, जल्दी बताओ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ, लिखो इसको अपनी नोटबुक में लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है मेरे बच्चों। न्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चे क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मैम थ्रेशोल्ड एनर्जी और क्या लिखा उसके बाद? ये वर्क फंक्शन है बेटा, ओके मैम। ठीक है। एच न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मेरे बच्चों। न्यू क्या है आपका, जो आपने इंसिडेंट करवाई रेडिएशन मेटेलिक सरफेस पे, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। और बेटा जिस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जो मेटल है उसका भी कुछ ना कुछ तो मिनिमम वर्क फंक्शन होगा ना, मिनिमम एनर्जी होगी कि भैया इतनी एनर्जी अगर उसको दोगे तो ही वो बाहर निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं लिख दूं, जो इंसिडेंट करवा रहे हो आप रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू है, लेट से, वो ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पता चले आप इसकी मान लो मेटेलिक सरफेस की, सपोज ये है आपकी मान लेते हैं 2.8, और ये तुम्हारी आ रही है सपोज 2.13, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेरे बच्चों, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपने जो रेडिएशन मतलब जो एनर्जी डाली है, एनर्जी की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी कितनी है, इसका वर्क फंक्शन, तो कैसे कर जाएगा, वो कम पड़ रहा है बेटा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करूं तो न्यू इज इक्वल टू, न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नोट। ये क्या है मेरे बच्चों, लिख लो इसको, लिख लो, ये क्या है, ये क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लिखो, और ये क्या है मेरे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पढ़ते जाओ, पढ़ के नहीं आए हो तो डिटेल में नहीं होगा बेटा यहाँ पे, इसीलिए ध्यान से सुनते जाओ फटाफट, ठीक है। थ्रेश क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है जी। अगर मैं लैम्डा के टर्म्स में बोलूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो, लैम्डा इज लेस लैम्डा नोट, यस मैम, इसको ऊपर लिख देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, एक जगह पे लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, जो आपने रेडिएशन इंसिडेंट कराई उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और ये क्या है तुम्हारी ये क्या है तुम्हारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है तो ये वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी मेरे बच्चों। तो इसको और कैसे लिख सकते हो, एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नोट सी, तो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कैसे फॉर्मूला आ जाएगा इसका, एच को कॉमन ले लो, है ना, सी को बाहर ले लो, माइनस 1 बाय लेमडा नोट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लेते हैं, देखो इधर आओ, मान लेते हैं जो आपने रेडिएशन इंसिडेंट करवाई उसकी जो एनर्जी है वो 4.13 है, ठीक है मेरे बच्चे। इमरान बच्चे पढ़ के आना पड़ेगा आपको, इधर आओ, एक बार मैं फिर बता रही हूँ, इधर आओ। जो आपने रेडिएशन, यहाँ पे डिटेल तो चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं सकता क्योंकि फिर पूरा लेक्चर ये खा जाएगा बच्चों, ठीक है। जो आप रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो वो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और जो मेटेलिक सरफेस लिया उसकी भी कुछ होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरे बच्चों, तो उसकी है अपनी, लेट्स से इसकी है 2.8। अब बताओ ये एजेक्ट आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, बताओ बताओ, हाँ निकलेगा, हाँ
तो ना, हाँ मैम निकलेगा, क्योंकि आप डालो इतनी एनर्जी, इसके पास इतनी 2.8 है, आराम से निकलेगा। इसकी मिनिमम कितनी है 2.8 है, तो भाग के निकलेगा। और जो एक्स्ट्रा बचेगी वो क्या होगी मेरे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया A माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिख लो बेटा लैम्डा नोट क्या है? लैम्डा नोट है तुम्हारी मैक्सिमम वेवलेंथ। मैं लिख देती हूँ, डिटेल लेक्चर नोट्स रेफर करना डिवीजन करने से पहले। और ये है तुम्हारी इंसिडेंट वेवलेंथ। इंसिडेंट वेवलेंथ लिखो इसको बेटा, लिखो। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब कब हो सकता है? ये दो कंडीशन है। ठीक है, लिखो इसको। यस मैम। लिख लिया? आगे चलो। देखो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं बेटा, इधर देखो लाइंस क्या क्या है, एक बार जल्दी से रीड आउट करो। किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए बेटा अगर लेट आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दी आया करो बच्चे, है ना। मान लो कोई भी आप मेटल, बेटा जब 8 बजेगी ना प्लीज मुझे बता देना, आज मैं 8 बजे छोड़ दूंगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो मुझे बता देना बेटा जब 8 बजेगी, तो जितना भी होगा वो हम आज कर लेते हैं और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फॉर ए पर्टिकुलर मेटल देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैम ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि एक पर्टिकुलर मेटल के लिए कुछ ना कुछ तो पक्का उसकी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। सच Yes, दैट अगर जो आप रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, नो मैटर कि आपने कितनी लार्ज इंटेंसिटी जो है उस पे रेडिएट करवाई है, कितनी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, कितना इंटेंस था। तो बेटा इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी, म्यूट कर लो खुद को, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर तुम मान लो तुम 1000 फोटोन्स डाल रहे हो और एक की भी जो एक की भी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है या उससे ज्यादा नहीं है, तो क्या इजेक्ट आउट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, चाहे आप कितनी ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन डालो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक मैम है, फिर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ। अरे देखो ना इजेक्शन, एक बार बताओ तुम फोटोन्स डाल रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं इसको तुम और भी लिख सकते हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तुम फोटोन्स डाल तो रही हो, क्या ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने तुम डाल रही हो, नंबर ऑफ फोटोन्स डाल रही हो, क्या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना, है तो ही इजेक्ट आउट होगा ना, होगा तभी इजेक्ट आउट होगा ना, नहीं होगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये मैं बोल रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लिखो इसको, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? जो आपने फ्रीक्वेंसी डाली है, क्योंकि अगर आप वो वाली फ्रीक्वेंसी की डाल ही नहीं रेडिएशन जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होगा? कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक 1000 फोटोन डाल दो आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, मान लेते हैं सपोज तुमने 1000 फोटोन्स डाले, सपोज, है ना, और उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई है लेट्स से। ठीक है, तो जितने तुम ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स डालोगे, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है पर सेकेंड एमिट आउट होंगे फ्रॉम मेटेलिक सरफेस। तो यहाँ से आपको क्या समझा, क्या समझ में आई यहाँ पे आपको चीज? तो मेरे को यहाँ पे दो चीजें समझ में आई, वो क्या आई बच्चों? वो ये समझ में आई कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटोन्स। यानी कि अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूंगी, क्या इंटेंसिटी डिपेंड करेगी क्या काइनेटिक एनर्जी पे? नहीं करेगी, नहीं करेगी, एकदम सपाट। और अगर मैं मान लो फ्रीक्वेंसी की, या फ्रीक्वेंसी ले लो और काइनेटिक एनर्जी की करती हूँ ग्राफ प्लॉट, तो क्या करेगी? डिपेंड करेगी। यस मैम, उसका ग्राफ कुछ इस तरह, बेटा प्लीज म्यूट करो, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैम ये Yes, कैसा मतलब वो भी बताऊंगी, बस ये चीज ध्यान रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती।
ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए लिख लिया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या, करके देखना एक बार। Electrons are emitted with the zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the threshold frequency. कंफ्यूज नहीं होना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर बेटा इसमें कंफ्यूज हो गए तो नहीं आगे चल पाओगे। हाँ सृष्टि। मैम कर लिया था ये क्वेश्चन कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कर लिया था, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ इमरान, मेरे को पता है तुम लोग भूल जाते हो चीजें बहुत जल्दी। E माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलो ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन है, और ये तुम्हारी क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, ये तो निकालना ही निकालना है ना, निकालना ही निकालेगा। तो अब क्या करोगे, कैसे चलोगे, करके दिखाओ बेटा। 42 यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर नहीं करके दिखा रहे हो इट मीन्स ना तो आप मेरी बात सुन रहे हो और ना ही आप घर से पढ़ के आ रहे हो बेटा। और ये टॉपिक मैंने इतने अच्छे से कराया था डिटेल में, पूरा 1.5 दिन लगाया था, मेरे को याद है, पूरा 1.5 लेक्चर लगाया था मैंने इस पे। नहीं सृष्टि नहीं बताएगी, कोई और। हम्म, सुहानी। मैम कैलकुलेट नहीं हुआ बट अभी कैलकुलेट करके बताऊं। नहीं नहीं, आप मेरे को अप्रोच बता दो, कैलकुलेट नहीं हुआ बेटा चलेगा, अब सिर्फ आप मुझे अप्रोच बता दो। मैम काइनेटिक वेलोसिटी जीरो दी है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा हमारा वर्क फंक्शन। हमें वेवलेंथ दी है, हम निकालेंगे एच सी बाय में लेमदा और वो निकल जाएगा, और फिर बाद में फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। ये देखो लैम्डा नोट आपको दिया ही हुआ है ना, सॉरी ये दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो सोल्व तुम करोगे, मैं सिर्फ अप्रोच बता रही हूँ। लैम्डा नोट आपको दिया हुआ बेटा, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आपको वर्क फंक्शन निकालना है। अब वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नोट है, तो न्यू नोट तुम्हारे पास है ही, और एच की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, यस मैम। तो आपको कर लेना है। ठीक है, और बच्चे ध्यान रखना, जो जूल होता है वो किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अभी डी ब्रोए में काम आएगा तुम लोगों को, हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो साथ बच्चे। इसका भी आप लोग अप्रोच बताएंगे मेरे को, एग्जैक्ट आंसर कोई जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि वो कैलकुलेशन हो सकती है इसमें बहुत ज्यादा हो बेटा। हम्म, सृष्टि बताओ कैसे किया। मैम सबसे पहले इसमें हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7 × 10⁻14 पर सेकेंड, और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। तो हम एच न्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एच न्यू माइनस नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट करके। क्या, चलो कोई नहीं, मैं इधर आओ, ये वाली एक मिनट रुको रुको बच्चे, शोर आ रहा है पीछे से। इधर देखो, ये है, यही किया तुम सबने, E-5, क्योंकि Yes, तुम्हें ma'am. फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद E क्या है तुम्हारा, एच न्यू है, एच न्यू माइनस एच नॉट। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो गिवन ही नहीं है, वही निकालनी है, तो एच न्यू माइनस न्यू नोट काइनेटिक एनर्जी। क्या तुम्हें सारी वैल्यू दे रखी है, न्यू दे रखा है, न्यू नोट दे रखा है, एच की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना। ठीक है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो मतलब तुम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो, है ना, और इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। मैम एक मिनट बच्चे, वो बढ़ रहा है,
ठीक है, डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना बच्चे। हाँ बोलो सुहानी। मैम इसमें अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती तो हम 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कर सकते थे ना बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन अगर की। हाँ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी निकालनी होती हाफ mv², लेकिन इतना लेंदी देगा नहीं, बट हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड वेलोसिटी निकाल लेना फिर। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा ये सबका। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई करके दिखाएगा कि वाई इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी। प्रूव भी कर सकते हैं हम इसको, बताओ कर सकते हो क्या? करके दिखाते हो, देखो ये देखो यहाँ करके दिखाती हूँ, इधर आओ। अपने पास फॉर्मूला यही था ना मेरे बच्चों, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, NH न्यू और n काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना, यही तो है ना इंटेंसिटी, क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स ही तो है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास वही तो फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती है काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब उतनी ही इंटेंस आपने लाइट जो है रेडिएट करवाई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। हो जाएगा, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। इसको अपने नोटबुक में लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो बच्चों। obtain the maximum wavelength for which just electron for the क्या लिखा हुआ है, for the metal is just ejected, work function of metal। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। ठीक है, मेटेलिक सरफेस से, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है मेटल का मेरे बच्चों। चलो निकालो। हम्म हम्म। बेटा दो ही बच्चे क्लास में करके दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? अनम, बेटा कोई फायदा नहीं है फिर तो रिवीजन कराने का, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगी फिर। आप लोग बिल्कुल भी घर से रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं। हाँ, कौन बताएगा? मैम आंसर आ गया। आंसर मैम नहीं, आंसर मत बताओ। हाँ बेटा, मैम यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी एच सी नॉट अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा क्या? क्या फिर बोलो, क्या कह रही हो तुम? मैम यहाँ एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी नॉट अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, क्यों मैम निकालना? इसमें तो डायरेक्ट लग जाएगा ना, एच सी एच बाय न्यू न्यू नोट होता है ना, लैम्डा नॉट। यस मैम एच न्यू नॉट लग क्या हुआ है, जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नोट, तो एच सी बाय ये लैम्डा तो निकालना आपको, यही निकालना। आपको ठीक सारी वैल्यू दी हुई है, एच एच पता है, सी पता है, फाइव पता है आप लोगों को। फाइव नोट मत लिखो, फाइव जो भी तुमने कैसे उसको फंक्शन को डिनोट करते हो, सारी वैल्यूज बेटा तुम लोगों को गिवन है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत ही गजब का। वर्क फंक्शन दे रखा है भाई कुछ मेटल्स का तुम्हें। द नंबर, ये मैंने क्लास के टाइम भी कराया था, जब मैंने ये मतलब जब मैं लेक्चर्स ले रही थी इसमें, डिटेल लेक्चर। द नंबर ऑफ मेटल, जिसको आता है वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं आता है वो ट्राई करेगा। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल ऑन द मेटल इज। आपको बताना है कि अगर आप इंसिडेंट जो रेडिएशन डाल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, राइट, तो बताइए कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। हम्म, ट्राई करो ये क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर अच्छा, हाँ अभी दो तीन चीजें और बतानी है, करो जल्दी। सुहानी ने हैंड रेज कर लिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे?
बच्चे नेक्स्ट क्लास में आपको खुद से पढ़ के आना है सारी चीजें, जितना अपना रह जाएगा वो खुद से पढ़ के आओगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी, ये चीज ध्यान रखना, खुद पढ़ के आओ। हाँ बताओ जी, कौन बताने वाला है? ज्योति आप बताओगी क्या? ज्योति गर्ग। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। अच्छा समझ ही नहीं आ रहा, ओके। कॉपर सिल्वर हुआ कैसे? हुआ क्या नाम है श्रेया, हुआ कैसे बेटा? मैम कैसे? एनर्जी निकाल ली, जो आपने फॉर्मूला बताया था कि अगर नैनोमीटर में हमें वेवलेंथ दे रखे तो हम 1240 डिवाइड बाय लैम्डा करके निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो कितना आ रहा होगा ये आ रहा मैम होगा 4.13। 4.13। आपको मैंने कंडीशन क्या बताई थी मेरे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब मैम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। यही कंडीशन होनी चाहिए, बताओ मेरे को। यस ठीक है, मैम। या अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 4.13 आ रही है, इस मेटल की कितनी है? सिर्फ 2.4। एकदम डालेगा और इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ बाहर जाएगा, तो लिथियम दे देगा। मानते हो कि नहीं देते? नहीं देगा, देगा। यस मैम। सोडियम की 2.3 है, इससे तो कम है, और आप डाल रहे हो इतनी ज्यादा। और ये तो यानी कि 2.3 जाएगी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकल जाएगी। तो इससे भी आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंसिडेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सोडियम निकलेगा, पोटेशियम, पोटेशियम में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ निकलेगा, 2.2 है। मैग्नीशियम में से निकलेगा, यस मैम निकलेगा, लेकिन कॉपर सिल्वर आयरन प्लैटिनम टंगस्टन से नहीं निकलेगा, क्योंकि इन सबकी 4.13 से ज्यादा है। कम से कम आपको इतनी तो डालनी पड़ेगी, और आप डाल कितने की रहे हो? सिर्फ 4.13 की डाल रहे हो। तो कॉपर आपसे क्या बोला था, जो दिखाएंगे, तो ये 4 दिखाएंगे आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। हो जाएगा? चलो ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार कंफर्म करो। यस मैम, ये तो आपने बता दिया। देखो यस मैम। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ तो मैंने तुम्हें बनवा दिया था कि अगर तुम इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हो मेरे बच्चों, तो ऐसे आएगा, है ना? डिपेंड ही नहीं कर रही है इंटेंसिटी, एरो मत लगाना। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बनाऊं तो आप लोग ऐसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये एम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। तो यानी कि इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ऐसे करके कुछ ग्राफ बनेगा। और स्लोप क्या आएगा इसका? एच आएगा। ये करा हुआ था हम लोगों ने और बताया भी था। यस मैम। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बाकी बच्चे जो अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, कृपया करके अपना जो गूगल मीट के फीचर्स हैं उनको यूज किया करो, है ना? यस यस बच्चों। अच्छा रेहान आए हुए हैं, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये वाली चीज, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब इस स्लाइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ अलग से नहीं करना। ठीक है, चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसमें से ना न्यूमेरिकल आने के चांसेस, जैसे ये वाला है क्वेश्चन, इधर देखो, ये वाला नीट में पूछा जा सकता है। इधर देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख पा रहे हो? ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है आपका, है ना? बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट हाँ इसकी जो कैलकुलेशन है फिर उसको एग्जामिनर को थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी। अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो वो नहीं देगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है जी, बच्चे जो लीव कर रहे हैं ना, अटेंडेंस नहीं लगेगी उनकी, पहले बोल रही हूँ मैं। लास्ट क्लास के लास्ट में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बाद है बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बेसिकली यहाँ पे 2 मॉडल आप लोगों को पढ़ने हैं, डी ब्रोए एंड हाइजेनबर्ग। ठीक है, डी ब्रोए ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि बोहर तो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था, है ना? या मैं सिंपल बोलूं मैटर का, वो बोलता है, इधर सुनो, जैसे आप पढ़ के आए हो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल होता है और वेव नेचर होता है। तो वो कहता है, डी ब्रोए कहता है, वो ये बोलता है कि भैया मैटर का भी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए मैम? पार्टिकल नेचर होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए, है ना?
अब मैटर में कौन आ जाएगा, मैं आ जाऊंगी, तुम आ जाओगे, है ना, प्लेन आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए मेरा भी कुछ वेव नेचर होना चाहिए, मेरी भी कुछ वेव लेंथ होनी चाहिए। मैं आपको वेव की तरह दिखाई दे रही हूँ क्या, नहीं दे रही, है ना, नहीं दे रही। तो डी ब्रोए जो था, डी ब्रोए जो कॉन्सेप्ट था, उसने लगाना तो दोनों पे चाहा, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लगाना चाहा। अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया मैटर का पार्टिकल और वेव नेचर होना चाहिए। तो जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके लिए तो बहुत बढ़िया लग गया, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जो छोटे छोटे प्रोटॉन हो गया। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है ना, जैसे मान लो मैं हूं, तुम हो, नेग्लिजिबल है, क्रिकेट बॉल है, उनके केस में ना बहुत मतलब ये बोल अप्रोप्रिएट वैल्यूज नहीं आ रही थी। ठीक है, अब डी ब्रोए कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, डी ब्रोए वेवलेंथ निकालेंगे। अब एक बार इसको जल्दी से रीड आउट करो, क्या यही बताया मैंने। लुइस डी ब्रोए सजेस्टेड दैट इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ पार्टिकल एंड अ वेव, देन दिस ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू फॉर द मैटर। बोलो। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोइस ने क्या बोला कि जो लैम्डा होगा, जो लैम्डा होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा मास इनटू वेलोसिटी के। क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और इसकी कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे बच्चे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अब ये m क्या है मेरे बच्चों, मास ऑफ पार्टिकल है। क्या है, लिखो लिखो सारे लिखो, मास ऑफ पार्टिकल है जो आपको केजी में चाहिए। h क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v। v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो तो आप बोल दोगे इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ पार्टिकल के और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए। तो बेटा अगर मैं मान लो अपना मास यहाँ पे रखूं तो वेवलेंथ कम आएगी, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल। अगर मैं अपना मास यहाँ पे रखूं केजी में तो क्या आएगा, लैम्डा बहुत कम आएगा। अगर लैम्डा ही कम आएगा तो मैं कैसे देखूंगी अपना वेव नेचर, कैसे मैं देखूंगी मेरी वेवलेंथ कितनी है। तो इसलिए लिखा है बच्चों, द वेवलेंथ ऑफ मेनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन, क्रिकेट बॉल इज वेरी लो बिकॉज ऑफ देयर हाई मास। तो ये जो छोटे ऑब्जेक्ट जैसे आपके माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनके लिए वेवलेंथ निकालना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। यस मैम अच्छा, अब बात आती है इसके फॉर्मूले। अब बात आती है मेरे बच्चों इसके फॉर्मूले। इधर आओ, अभी मैंने बोला कि लैम्डा, इधर आओ, यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूला लिखवाऊंगी आपको। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम बी, और हमें पता है p इज इक्वल टू एम बी होता है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी। p क्या है मेरे बच्चों, यस मैम p क्या है, मोमेंटम मोमेंटम है, m क्या है, मास, v वेलोसिटी है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या पता है तुम्हें, और तुम्हें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। यस मैम सारे बच्चे सोचो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैम, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं मान लो ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं ऐसे p लिख सकती स्क्वायर हूँ। आपको डेरिवेशन नहीं, by 2m। हाँ, आपको डेरिवेशन नहीं करनी, आपको सिंपल देखना है। तो ये तो p स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज p इज इक्वल टू एम वी। जो घर से पढ़ के आए उसी को ही समझ में आ रहा होगा, पहले बता रही हूँ मैं। ठीक है, हाफ p स्क्वायर बाय m, यानी कि p स्क्वायर बाय 2m। तो यानी कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मेरे को ये पता चल गया, तो P क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बच्चों। यस मैम। या इज इक्वल टू h बाय 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मास। बताओ, ये फोर्थ हो गया तुम्हारा, बताओ हाँ के नाम। यस मैम ठीक है, यस मैम। ठीक है। और अगर मान लो, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो, अगर v वोल्ट है मान लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आप कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m क्यूबी, है ना, 2m क्यूबी। क्या होता था ये बताओ, क्यू क्या है, चार्ज है, v क्या है, वेलोसिटी अरे वेलोसिटी नहीं है, जो तुमने वोल्टेज अप्लाई की है ना, जो तुमने वोल्टेज Yes, अप्लाई किया, इसको आप क्या बोलते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हो। अगर किसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट करना है ना तो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला जरूर, बस फॉर्मूला ध्यान रखना। आ रही हूँ मैं अभी, इसको और अच्छे से मतलब इसको एक जगह लिखवा दूंगी तुम लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, हो गया, कितने फॉर्मूले बता दिए मैम, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बता दिया आपने, बोलो। अगर मान लो लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, बताओ। लैम्डा वर्सेस एम का ग्राफ बनाना पड़ेगा तो क्या ग्राफ आएगा, चलो बताओ।
ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, और ये क्या है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो बताओ ऐसे ही आएगा ना? यस मैम। ये आना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैम जो बताएगी वही करेंगे। अरे अपनी तरफ से भी तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, अगर लैम्डा आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी की, तो ऐसे ही तो करोगे ना आप लोग। तो आना चाहिए ये चीजें आप लोगों को। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार मेरे को। डिटेल में तो नहीं चल सकता ना बच्चों ये चैप्टर, इसलिए कह रही हूँ रिकॉर्डिंग देख लिया करो एक बार। जो मान लो जो टॉपिक मैं करा रही हूँ उसको एक बार देख के आया करो कि मैम ने क्या बताया, या तो रिकॉर्डिंग से देखो या फिर अपना एनसीईआरटी पढ़ के आया करो, या जो भी आपने फिजिकल की रेफरेंस हुई है। मिनिमम डी ब्रोए वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद। अनम ने हैंड रेज कर लिया है, शिवानी ने कर लिया है, सृष्टि ने कर लिया है, सुहानी ने कर लिया है, वेरी गुड, और माही ने कर लिया है। अब ऐसे मत करो, ये बहुत सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। चलो कर लोगे तुम लोग, आता है तुम लोगों को। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो और लगाओ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी बेटा? जिसका मास ज्यादा होगा ना। किसका मास ज्यादा है बेटा? SO2 मैम, ऑप्शन डी। वेरी गुड, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ध्यान रखना वेवलेंथ जो आपको मीटर में चाहिए होगी। देखो मीटर में आंसर रिपोर्ट करना है मेरे बच्चों। द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास 30 ग्राम, ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। वे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ, अगर नहीं भी दिया जाएगा तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। बेटा आप लोग अटेंडेंस लगा के जाना, वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं पहले बता दे रही हूँ आप लोगों को। निकालो भाई, निकालो। लैम्डा इज इक्वल टू एच, क्या लगेगा फॉर्मूला? क्या लगाया फॉर्मूला तो बता दो। पीयूष फॉर्मूला बता बेटा। मैम लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv। पीयूष बताएगा ना बच्चे। चलो अब तो तुमने बता दिया, सुना सुनते नहीं हो आप लोग, है ना। एच बाय सिंपल एज दैट। ये वैल्यू दे रखी है, एम दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना मास केजी में लेना पड़ेगा वरना आंसर गलत आएगा बच्चों। ठीक है, क्यों ले रहे हैं बेटा हम मास केजी में, कोई मुझे बताएगा? हम मास को केजी में क्यों ले रहे हैं? हाँ बताओ। मैम क्योंकि आपने अभी बताया कि जो जूल होता है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो नीचे भी आपको क्या लेना पड़ेगा? केजी लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा। ठीक है, समझे गए? तो आपका जो लैम्डा आएगा वो मीटर में आएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। किसी का आया क्या आंसर? ऑप्शन डी ऑप्शन। इसको आप सोल्व करके देख लेना क्या आएगा। डी आएगा तो अच्छी बात है, अगर कुछ और आ रहा है तो कैलकुलेट कर लेना, फिर आप ग्रुप में बोलते हो इसका ये आएगा इसका वो आएगा। कैलकुलेट योरसेल्फ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा मेरे को, आ जाओ। ये देखो बच्चे, इधर आओ, यहाँ पे स्पेस, इधर आ जाओ। देखो बच्चे, अगर आपको याद हो तो बोहर ने ये हमें बोला था ना कि एंगुलर मोमेंटम NH बाय 2 के बराबर होता है, लेकिन इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया ये कुछ नहीं बताया उसने। तो डी ब्रोए ने इस बात को प्रूव भी किया। ठीक है, क्योंकि डी ब्रोए के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर है ना, तो वेव की तरह ही घूम रहा होगा अपनी ऑर्बिट में, लाइक दिस। बताओ मुझे। यस मैम। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा ऑर्बिट का? 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। n क्या आपका ऑर्बिट नंबर, बोलो। और अकॉर्डिंग टू क्या होता है? NH बाय mv, क्योंकि लैम्डा क्या होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए? h बाय mv। बोलो, यही होता है ना? यस मैम। अब इसको क्या करो, ले जाओ mvr क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो NH बाय 2π। बताओ यही तो बताया था किसने? बोहर ने। r क्या है? रेडियस है, v क्या है? वेलोसिटी है, m क्या है? मास है, n क्या है? ऑर्बिट नंबर है, h तुम्हें पता है, पाई तुम्हें पता है। ठीक है, अच्छा और एक चीज मेरे बच्चे ध्यान रखना, किसी जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी ना वो किसके बराबर होंगी? ऑर्बिट नंबर के। अगर मान लो तुम्हारा ऑर्बिट नंबर शेल नंबर 4 है तो उसमें कितनी वेव्स होंगी बेटा? कितनी वेव जनरेट होंगी? ये डायरेक्ट याद रखना, नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही होंगी जितने जो तुम्हारा ऑर्बिट नंबर। अगर n4 है तो नंबर ऑफ वेव जनरेटेड इज इक्वल टू 4। ठीक है जी? यस मैम। ओके चलो अब करो ये क्वेश्चन, अब हो जाएगा तुम लोगों से।
इन हाइड्रोजन एटम इफ एक्स इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ध्यान से करना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट हाँ कर लोगे अगर मेरी बात भी तुमने ध्यान से सुनी है तो, या पहले रिवाइज किया है तो। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उस एक्स इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है, आपको डी ब्रोई वेवलेंथ बतानी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की इन थर्ड ऑर्बिट। हाँ जी बच्चों, मैम मैं इसकी अप्रोच बताऊं? या बिल्कुल बताओ ना बेटा। मैम अभी आपने बोला नंबर ऑफ वेव ऑर्बिट नंबर के बराबर होते हैं, तो मैम वेव नंबर को हम 1/λ करके उसका कर सकते हैं ना? वेव नंबर थोड़ी ना बेटा, वो नंबर ऑफ वेव्स है, वेव नंबर नहीं है वो। मैम 1/λ वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, कौन से वाला, रीडबर्ग कांस्टेंट वाला ये बोल रहे हो क्या? नो मैम। फिर कौन सा बोल रहे हो भैया? बेटा ये सिंपल वेवलेंथ है, अगर कोई सोच रहा है ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं लगाओगे। लैम्डा इसमें सिंपल वेवलेंथ, आपको डी ब्रोई वेवलेंथ निकालनी है और इलेक्ट्रॉन के केस में निकालने मेरे बच्चों। मैम मैं बताऊं? अनम तो बताओ क्या सोच रहे थे, अगर ये नहीं सोच रहे थे तो। मैम मुझे लगा वो नंबर ऑफ वेव नहीं, वेव नंबर है। नंबर ऑफ वेव्स है, हाँ। महक आप बताओ। मैम इसमें जो बोहर मॉडल में जो आपने रेडियस वाली डेरिवेशन करवाई थी, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, अच्छा फिर। मैम फिर यहाँ पे R1 हमें पहले फर्स्ट बोहर ऑर्बिट निकालनी है, तो यहाँ पे R1 अपॉन में R3 लेंगे, तो यहाँ पे हम हीलियम के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में थर्ड ऑर्बिट के लिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे। देखो बच्चों कैसे करोगे, वेल ट्राइड बेटा। देखो सबसे पहले Z कितना दे रखा है हाइड्रोजन आटम के लिए 1, इसको हटाओ, ठीक है। N कितना दे रखा है हाइड्रोजन आटम के लिए फर्स्ट, इसको भी हटाओ, खत्म। देखिए कौन सी बोहर ऑर्बिट के लिए 1, यानी कि और कितनी दे रखी है x, यानी कि 0.529 की वैल्यू कैसे आ गई बच्चों, x के बराबर आ गई, बस इतना बता दो मेरे को। बेटा एक चीज मेरी गांठ मान लो, जब भी आपकी बात कर रखी हो, बोहर रेडियस की कहीं बात कर रखी हो, डी ब्रोई की बात कर रखी हो, तो ध्यान रखना आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, mvr इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। एक मिनट मैम बी ऑप्शन है क्या? एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट मुझे इरेजर लेने दो। हाँ 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, आंसर ठीक है तुम लोगों का, लेकिन समझो ये कब लगेगा फॉर्मूला, ये लगेगा कब फॉर्मूला। इसने बात किसकी कर रखी है, बोहर रेडियस और डी ब्रोई की बात कर रखी है, तो डी ब्रोई और बोहर में तो रिश्ता था ना, क्योंकि mvr इज इक्वल टू nh/2π किसने प्रूव करके दिखाया, डी ब्रोई, तो आपस में इंटर रिलेटेड है ना, बताओ। यस मैम। तो आपको निकालना क्या है, डी ब्रोई वेवलेंथ, ये डी ब्रोई वेवलेंथ ही तो है, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल लो 0.529। किसके लिए निकालना बच्चों, हाइड्रोजन के लिए निकालना, तो 1 ही होगा z, क्योंकि n²/z होता है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये किसके बराबर है x, तो 9x आ जाएगा, यहाँ पे 9x पुट कर दूं, यस मैम। सिंपल ही तो है। और n क्या होगा यहाँ पे, थर्ड दिया ही हुआ, लैम्डा निकाल लो अब तुम, कितना आ जाएगा 6πx आ जाएगा, समझे। ऐसे Yes, कर, ma'am. ऐसे कर। जब बात आ रही हो, उसने बोहर रेडियस की बेटा बात कर रखी है, डी ब्रोई वेवलेंथ की बात कर रखी है, तो हमें तो यही सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं ना, हम रिडबर्ग वाला निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो वेव नंबर 1/λ, और इससे पहले बात है निकाल लोगे भी क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, तो बचा कुछ आपके पास एक। अगर आप सोच रहे हो डी ब्रोई वेवलेंथ है, तो मैम हम ये वाला लगा लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बट उससे निकालोगे क्या, मास दिया हुआ है क्या तुम्हें, वेलोसिटी दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये तुम्हें चीजें सोचनी है, ठीक है, कि अगर बोहर रेडियस की बात करें और डी ब्रोई की, तो क्या लगेगा, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। चलो, इन हाइड्रोजन आटम, ये नीट 2019 में आया था, इन हाइड्रोजन आटम द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। अगर जिसने अब पहले वाला नहीं किया था लेकिन मेरा बताया हुआ समझ में आ गया, तो डेफिनेटली वो ये कर लेगा। डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। आप ना फॉर्मूले को कोरिलेट करो, रट्टा नहीं मारना है। देखो क्या फॉर्मूला लग सकता है, देखो बोहर रेडियस है, डी ब्रोई वेवलेंथ है, तो मतलब आपस में कुछ ना कुछ तो इनका रिश्ता होगा ना बच्चों।
बच्चे मैं गूगल फॉर्म जो है फ्लोट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई है वो लगा दो, और बाकी जिनकी लग गई है वो क्वेश्चन सोल्व करें। अभी भी नहीं हुआ? बताओ। हाँ जी, आज बताने वाले आए नहीं ना बच्चे। तुम कोई बोल ही नहीं रहा है, 2-1 बच्चे बोल रहे हैं बस। या मैम पहले वाला फॉर्मूला ही यूज होगा ना इसमें? हाँ, पहले वाला ही होगा। ठीक है, 2 मैम पाई बी आर। ऑप्शन है। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पाई को पाई रखो, है ना। आपको क्या दी हुई है बेटा? पिकोमीटर में निकालना है ना, तो आपको क्या दी थी? रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ना। तो ए नोट क्या है? यही तो है जो आप ये लिखते थे ना, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। तो यही तो ए नोट है। इसने कितनी दे रखी है? पिकोमीटर में निकाल रखी है, तो आप भी रख दो। एन कितना है मेरे बच्चों? सेकंड बोहर ऑर्बिट है तो 4 आ जाएगी। जेड कितना है? 1 है क्योंकि हाइड्रोजन। तो ये रेडियस आप यहाँ पुट करोगे, 2 पाई कितना आ रहा है रेडियस, निकाल लो। आपको बता, आप मुझे कैलकुलेट भी नहीं करके बता रहे हो। ये भी मैम करे, है ना। 2 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, देख लो कितना आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 211.6 पाई पिकोमीटर। पढ़ लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वेरी डिसअपॉइंटिंग बच्चों, बहुत ज्यादा। दिस इज योर होमवर्क। सेकेंड चैप्टर है भैया आप लोगों का ये। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये वाला करो आप लोग। मुझे लग रहा है बस वो पीवाई करके बैठ गए हो। The ratio of the de Broglie wavelength of a deuterium atom to that of alpha particle when the velocity of former is 5 times the greater than that of later. चलो करो भाई, गूगल फॉर्म फिल कर दो बेटा जिसने नहीं किया है। दक्ष, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बच्चे अबाउट योर आंसर। बी के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आप लोग कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैम बी ही आएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो इसका मतलब पेपर में वो क्वेश्चन आया तो आप छोड़ के आओगे बेटा फिर, क्योंकि यू आर नॉट श्योर ना अबाउट योर आंसर। चलो ये वाला करो। हुआ किसी का? मैम अल्फा पार्टिकल को हीलियम लेंगे। यस, मास उसका 4 होगा। बताओ भाई। कुछ आ रहा है क्या? नहीं तो होमवर्क में दूंगी ये। मैम डी ऑप्शन आ रहा है 0.4। कोई बात नहीं, सुहानी का डी आ रहा है, बाकी किसी का भी आ रहा है क्या कुछ? भी आ रहा है। सुहानी का गलत भी हो सकता है। अंजलि, अंकिता, अयान, तिशा, ईशा, मूसबा, पीयूष, प्रिंस। आज तो प्रिंस भी आया हुआ। प्रिंस बड़े गायब रहते हो भाई क्लास से। ये वाला फॉर्मूला लगा लेना आप लोग। यस मैम यही लगाया है। मास की बात करके, वेलोसिटी की बात करके तो लगाओ h/mv। ठीक है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv ना। तो मान लेते हैं ये आपका ड्यूटेरियम का दिया हुआ है, ये अल्फा का। तो यहाँ पे mdvd m अल्फा v अल्फा। ठीक है जी, बोलो। और आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पार्टिकल मास कितना होता है? यानी कि m अल्फा 4 पुट करोगे। ड्यूटेरियम का मास नहीं पता तो बड़ी बुरी बात है, 2 होता है। यस मैम। ठीक और है, इनटू में 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है? द रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरियम एटम टू द अल्फा पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर कौन है भाई? ड्यूटेरियम है ना। यानी कि यस मैम 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लेटर, यानी कि vd इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ v अल्फा। यही तो बोल रखा है उसने। वेलोसिटी ऑफ फॉर्मर यानी कि वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लेटर। तो यही तो है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। देखो आ रहा होगा बेटा अब 0.4। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो बच्चों, वैल्यू पुट करो, आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद हाइजेनबर्ग है। देखो हाइजेनबर्ग का सिंपल सा है कि हाइजेनबर्ग ने ना, देखो बोहर में हम क्या कर रहे थे बेटा? रेडियस और वेलोसिटी निकाल रहे थे,
है ना, क्योंकि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ बस छोड़ रही हूँ बेटा इसका फॉर्मूला बता के। डी ब्रोए ने क्या बोला था, डी ब्रोए ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, अब वेव तो बहुत लंबी हो सकती है ना, मतलब कितनी दूर तक जा सकती है, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे। बोहर ने तो बेटा दोनों चीजें निकाल दी थी, रेडियस और वेलोसिटी, लेकिन जब बाद में डी ब्रोए आया तो उसने कहा कि आप उसका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, तो वेव नेचर तो वेव तो कितना ज्यादा बड़ी हो सकती है बेटा, है ना, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि आपका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बता पाना किसी बॉडी के लिए जो मूविंग बॉडी है वो इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो मेरी बात? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूविंग बॉडी के लिए है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले से ही आते हैं क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि इसका ना न्यूमेरिकल इसलिए नहीं पूछता एग्जामिनर क्योंकि ना आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो या तो वो फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा या फिर वो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई। वेरी गुड, ये सबको याद है। ध्यान रखना एच कट क्या होता है, एच बाय 2 पाई होता है, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी क्या होगा, एम डेल्टा वी, ठीक है। अगर मान लो आपको डेल्टा एक्स निकालना तो क्या करोगे, ये क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। हाँ वेरी गुड, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय 4 पाई एम डेल्टा वी, ठीक है। अगर मान लो एनर्जी के टर्म्स में निकाल दो, एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है मालूम है ये वाली बात, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, लिख सकते हो अगर नहीं मालूम है तो। अनसर्टेनिटी इन टाइम मेरे बच्चों, अगर एक निकालोगे तो दूसरा नहीं निकाल पाओगे, एक में सर्टेनिटी आ रही है तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आएगी डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, और ये एनर्जी में है। इसको लिख लो बच्चे, इसको लिख लो, और ये देखो ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक बताया, अच्छे से कर लेना इनको, इसको रहने देना, इसको रहने दो बेशक, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था ना, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज मान लो क्यू कॉलम है और वो एक्सेलरेट कर रहा है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल वी, है ना, आपने वी पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है कैरिंग क्यू कूलम, तो उस केस में जो होता है ये फॉर्मूला लगता है। अगर देख लो इलेक्ट्रॉन है तो, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये मैंने क्लास में बताया था, √150 बाय वी आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। और अगर आपको √150 को सोल्व करना है तो 12.25, आप जो दोनों ही याद रखेंगे, कई बार ये ज्यादा लगाना हमारे लिए इजी होता है, कई बार ये वाला, ठीक है, ये याद करना है, यस मैम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप घर से एक बार ट्राई करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसके क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है, देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। समझ में आ गई? जैसे ये देखो, चलो एक ही सिंपल वाला क्वेश्चन कर दो, आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी हुई है मेरे बच्चों, मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है, अनसर्टेनिटी निकालिए इन इट्स वेलोसिटी, है ना, ध्यान रखना मास शुड बी इन केजी, केजी में होना चाहिए मास मेरे बच्चों, है ना। अप्रोच बता दो कोई, मैं पूछती हूँ, पीयूष तुम बताओगे अप्रोच? नहीं बताओगे, बहुत बुरी बात, वेरी बैड। जिसको आता है वो हैंड रेज करे। प्रिंस तुम बताओगे क्या? ज्योति? मैम पहले अनसर्टेनिटी दे रखी है तो क्या कहते हैं, पहले जो 0.25 ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो अभी आपने फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। डेल्टा, हाँ एच पता है, वेरी गुड बेटा, एच पता है, जूल 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, आपको 4 पता है। ध्यान रखना बेटा, अगर ना इधर काम की चीज बताती हूँ इसमें, इधर आओ, अगर 4 पाई है ना तो इसको ना पाई को आप क्या लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे। इसको देखो मैं सोल्व करके दिखा दूं, तुम्हें मजा आ जाएगा, देखो इधर, वरना कैलकुलेशन में उलझ जाओगे बुरी तरह। इधर आओ, ये देखो एच बाय, एच की वैल्यू लिखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, पाई को आप 3.14 लिखोगे, इसको अप्रोक्सीमेट 3 लिख लेती हो क्योंकि ऑप्शन में देखो ज्यादा डिफरेंस है। मास क्या है 0.25 इंटू 10⁻⁻3। डेल्टा वी क्या है बच्चों, वो तो आपको आई थिंक निकालना है ना, अच्छा ओके, मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, ये आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻⁻5। कैसे निकालोगे खुद सोचो। देखो देखो 3 है ना, 3 को इससे डायरेक्ट कैंसिल आउट करो, हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत 25/100 4 25 जा
25 से 25 कैंसिल। हो सकता है कि पेपर में इतना ध्यान ना आए, बट हाँ अगर आप इसको 3 पुट करके करते हैं तो इजीली आंसर निकल जाएगा। अब देखो ना कुछ बचा ही नहीं, 2.2 समथिंग आ जाएगा कोई आंसर होगा तो। देखो जी बताओ 2.1 है ना, मैम इतने के आसपास आंसर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही करना आप लोगों को। नेक्स्ट आपको जो ये चीजें हैं मतलब ये एक बार घर से करके आना, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो रिवीजन असेसमेंट होता है ना इसी में से क्वेश्चन लूंगी, ठीक है बेटा। और फिर क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या, जिससे मैं फॉर्मूला पूछूं प्लीज वही बताना। प्रीति मुझे फर्स्ट फॉर्मूला बताओ जो मैंने क्लास में करवाया था बेटा। मैम आपने एनर्जी का बताया था, एनर्जी इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। A-5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की टर्म्स में भी आप इसको मेरे बच्चों लिख सकते हो। और मैम कंडीशंस भी थी, जो V थी, जो फ्रीक्वेंसी थी V इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। और लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए। और डी ब्रोई वेवलेंथ क्या थी बच्चों? इंटेंसिटी। हाँ इंटेंसिटी वाला भी था कि इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद डी ब्रोई आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1m। ठीक है मेरे P बच्चों, स्क्वायर बाय 2m। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। 2 pi r equal to n lambda। हाँ ये भी वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख दूं क्या, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और मैम डेल्टा x into डेल्टा p हाइजेनबर्ग भी बताया। equal to हाँ। h by 4। वेरी गुड, हाइजेनबर्ग, वेरी गुड। कोई बात नहीं शिवानी, इट्स ओके बच्चे, बहुत सारा लिख दिया आपने ऑलमोस्ट, ठीक है। यस हाइजेनबर्ग वाला फॉर्मूला। तो अगर किसी को फॉर्मूला शीट बनानी है तो ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन ये नहीं कि फॉर्मूला शीट बना के खत्म, उसको देखना भी है कि ना कि जो उसमें टर्म्स यूज हो रही है उनका क्या मतलब है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर कवर करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी क्योंकि क्वांटम नंबर जो है काफी बड़ा है टॉपिक, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कंप्लीट करूं, डिपेंड ऑन माय हेल्थ, ठीक है। ओके मैम सैटरडे वाली क्लास में आप